हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। आफ्ताब स्पीक्स के इस एपिसोड में आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिससे 11th क्लास के छात्र छात्राओं को बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। न सिर्फ 11th क्लास के छात्र छात्राओं को बल्कि विभिन्न सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी इस एपिसोड से एक खासा मदद मिलने वाली है। आज हम बात करेंगे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार की सरकारें कार्य करती है। पहले शासन के जो प्रकार है, इसमें 3 प्रकार है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रकार है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, जिसे हम दूसरी भाषा या अंग्रेजी में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फॉर्म कह सकते हैं। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फॉर्म यानी कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मतलब ये होता है कि किसी एक देश में जो कार्यकारिणी शक्तियां हैं, यानी देश और राज्य को चलाने की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति देश में सभी विषयों पर फैसला ले सकते हैं, इतनी शक्तियां उनके पास मौजूद है। राष्ट्रपति की सलाह के लिए सचिव होते हैं। सचिव ये राष्ट्रपति को सलाह मशविरा देते हैं और राष्ट्रपति उनकी सलाह से काम करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपने सचिवों की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इसका उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में राष्ट्रपति जो है वो देश का संचालक होता है, सरकार का संचालक होता है, और राष्ट्रपति में जो है सभी प्रकार की कार्यकारिणी शक्तियाँ यानी राज्य को चलाने की शक्तियाँ, कानून व्यवस्था उसमें निहित होती है और वो इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका की प्रत्येक घटित होने वाली घटनाओं के लिए सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह है। दूसरी शासन प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो आती है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। न केवल सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, बल्कि अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर के और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चलती है। इसमें आप तुर्की, यूरोप के बहुत सारे देश शामिल होते हैं, लैटिन अमेरिका के भी देश आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की ओर। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, अर्ध अध्यक्षात्मक यानी कि जो सरकार की कार्यकारिणी शक्तियां हैं, जो देश को चलाने की शक्तियां हैं, जो कानून व्यवस्था है, उस पर सिर्फ अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति का या राष्ट्राध्यक्ष का पूरा नियंत्रण नहीं है, पूरा कंट्रोल नहीं है। यानी कि सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को नहीं दी गई, बल्कि इन शक्तियों का विभाजन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों में बराबर बराबर कर दिया गया है। या फिर इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जिन देशों में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चलती है उन देशों में किसी भी विषय पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का सहमत होना बहुत जरूरी है। अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही किसी विषय पर सहमत नहीं है तो उस विषय को कानून बनाकर लागू नहीं किया जा सकता। ये इस तरह की फॉर्म आमतौर पर आप फ्रांस में, श्रीलंका में, रूस में देखा जा सकता है, जिसका सबसे जीवंत उदाहरण और इस पद्धति का जीवंत अनुसरण करने वाला देश यानी जिसमें पूरी पारदर्शिता के साथ अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, इस शासन प्रणाली को फॉलो किया जाता है, वो है श्रीलंका। श्रीलंका में जो शासन चलाने की शक्तियां हैं, जो देश को चलाने की शक्तियां हैं, वो शक्तियां ना तो पूरी तरह से राष्ट्रपति के पास है और ना ही पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के पास है। ये शासन के एक सर्वोच्च, ये संसदीय शासन की एक अच्छी वैकल्पिक शासन प्रणाली के तौर पर देखी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र में ना तो राष्ट्रपति के पास पूरी शक्तियां हैं और ना ही प्रधानमंत्री के पास पूरी शक्तियां। जब दोनों ही के पास आधी आधी शक्तियां यानी दोनों का ही किसी एक विषय पर सहमत होना बेहद जरूरी है। इससे क्या होता है कि सरकार के द्वारा लिए जाने वाले गलत फैसले बहुत कम होते हैं और अधिकतर फैसले जन कल्याणकारी फैसले होते हैं। सरकारों के निरंकुश होने का खतरा कम से कम हो जाता है और देश में तानाशाही नहीं आ सकती, कभी भी तानाशाही नहीं आ सकती, क्योंकि कोई भी शक्ति जो है वो एक व्यक्ति के पास सीमित नहीं है। श्रीलंका और उत्तरी अफ्रीका के कुछ देश जैसे कि अल्जीरिया, फ्रांस और रूस इसके उदाहरण है, परंतु रूस और फ्रांस में अधिकतर राष्ट्रपति शासन ही रहता है और राष्ट्रपति ही सुर्खियों में रहते हैं। आप जानते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही सुर्खियों में रहते हैं और राष्ट्राध्यक्ष की तरह अपने देश का नेतृत्व करते हैं। प्रधानमंत्री का नाम तो बहुत से लोग भी नहीं जानते कि रूस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ठीक इसी तरह फ्रांस में भी इमैनुअल मैक्रो जैसे व्यक्ति अपने राष्ट्रपतित्व के द्वारा सरकार और देश दोनों का ही नेतृत्व कर रहे हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो मुख्य पटल पर नहीं दिखाई देते, यानी कि सरकार की अगुवाई करते हुए नहीं दिखाई देते। श्रीलंका में चीज़ बिल्कुल इसके उलट है। श्रीलंका एक छोटा सा द्वीपीय देश है और यहाँ पर अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चलती है। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बहुत सारे फायदे, जिसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर सरकारों के निरंकुश होने का और शासन के तानाशाही हो जाने का भय कम से कम रहता है। इसके बाद आते हैं संसदीय लोकतंत्र पर।
संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिससे हम सभी रूबरू हैं और हम सभी इसके बारे में बखूबी जानते हैं। संसदीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण भारत, पाकिस्तान और बहुत सारे देश, कनाडा जैसे बहुत सारे देश आते हैं। संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है कि इस देश को चलाने की शक्तियां कानून व्यवस्था यानी कि कार्यकारी शक्तियों का मतलब होता है राज्य को संचालन करने वाली शक्तियां सरकार के किसी एक तबके में निहित ना होकर संसदीय प्रणाली के माध्यम से कार्य करते हैं। यानी कि जनता के द्वारा चुनकर जो प्रतिनिधि संसद में भेजे गए हैं उनके पास ये शक्तियां हैं कि वो देश को कैसे चलाएंगे और किस तरह से कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और कैसे कानून लाएंगे, कौन से कानून में बदलाव किया जाएगा, ये सब भारतीय संसद द्वारा तय किया जाता है। भारतीय संसद में जिस दल के पास बहुमत होता है उसका नेता देश का नेता यानी कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता है। हालांकि औपचारिक रूप से राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है और संसदीय लोकतंत्र में भी राष्ट्र का मुखिया या तो राजा होगा या फिर राष्ट्र अध्यक्ष जिसको हम कहते हैं या तो राजा होता है औपचारिक रूप से या तो राष्ट्रपति होता है। संसद जो है वो सरकार, प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का मुखिया होता है, परंतु जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित ना होकर प्रधानमंत्री में निहित होती है और प्रधानमंत्री ही राष्ट्र के नेता के तौर पर देखे जाते हैं। हालांकि तमाम तरह के होने वाले समझौते संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति की मोहर और सिग्नेचर के बाद ही कोई भी कानून पारित होता है और जितने भी समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। देश में जितनी भी योजनाएं लाई जाती है उन सबको राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लाया जाता है, परंतु प्रधानमंत्री राष्ट्र के अध्यक्ष और नेता के तौर पर देखे जाते हैं। पूरी दुनिया के सामने राष्ट्र के प्रतिनिधित्व के तौर पर दुनिया का दौरा करते हैं, मीडिया के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और सरकार के कामकाज के लिए जवाबदेह होते हैं। संसदीय लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच एक जंजीर की तरह कार्य करता है, जो कि मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से जोड़े रखता है। संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा की जाती है, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जिस दल के पास बहुमत होता है उसको सरकार बनाने का न्योता देते हैं और जिस दल के पास बहुमत होता है बहुमत दल वाले अपने एक सांसद को अपना नेता चुन लेते हैं जो राष्ट्र में प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करते हैं। तो ये 3 प्रकार थे सरकारों के। संसदीय लोकतंत्र में आमतौर पर 3 प्रकार की सरकारें होती है, जिसमें से पहली थी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जहां सभी शक्तियां जो है एक राष्ट्रपति में निहित होती है। उसके बाद थी अर्धाध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जहां शक्तियों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में विभाजित कर दिया जाता है। और तीसरी शासन व्यवस्था जो है वो संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र भी एक अच्छी शासन प्रणाली है और कहीं कहीं पर यह द्विसदनात्मक होती है, कहीं पर एक सदन होता है। संसद के 2 सदन भारत में हैं और पाकिस्तान में हैं, ब्रिटेन में है। अब क्योंकि भारत का जो संविधान और शासन प्रणाली है इसमें बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई, इसलिए जो द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, वो ब्रिटेन से ली गई है। जैसे भारत में एक संसदीय व्यवस्था है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व बैठते हैं, जबकि राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। ये व्यवस्था इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारत में लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक ऐसे इंग्लैंड में 2 हाउस चलते हैं जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो बैठते हैं, मुद्दों पे बहस करते हैं और नए नए कानून बनाते हैं और कानूनों में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करते हैं। और हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वहाँ पर नेताओं के द्वारा यानी कि राज्यों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो बैठते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं काम करती है। अब इसमें देखना यह है कि संसदीय लोकतंत्र में सबसे बेहतर शासन प्रणाली कौन सी और दुनिया के अधिकतर देशों में कौन सी शासन प्रणाली चलती है। तो इस पे एक मिला जुला निष्कर्ष निकलेगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बहुत कम देशों में है, बाकी के देशों में या तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है या फिर संसदीय लोकतंत्र। और संसदीय लोकतंत्र का जो द्विसदनात्मक प्रारूप है, जो द्विसदनात्मक संरचना है संसदीय लोकतंत्र की, वो केवल कुछ ही देशों में, अधिकतर देशों में एक सदनीय व्यवस्था है, जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान और बहुत सारे देश, इराक, इनमें एक सदनात्मक व्यवस्था है। और हर देश की जो संसदीय लोकतंत्र होता है वहाँ पर सभी देशों में संसद के अलग अलग नाम होते हैं। भारत में इसको राज्यसभा लोकसभा कहा जाता है, वहीं इंग्लैंड में इसको हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं ईरान में, जिसे वहाँ पर संसद को मजलिस कहा जाता है, जबकि अफ़गानिस्तान में जिरगा कहा जाता है, शोरा जिरगा। जिरगा मतलब वो जगह जहाँ पे कुछ लोग मिलकर
बैठते हैं और कानूनों पर बहस करते हैं, देश के हित में कानून बनाते हैं, जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करते हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से संसद को संबोधित किया जाता है। तो ये थी आज की संक्षिप्त जानकारी। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ गिव अस मोर सपोर्ट एंड लव ऑन यूट्यूब थ्रू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।